Hello student, welcome you all to a free learning platform Let's Study India. Myself सुभाषी और हम पढ़ रहे हैं हमारे क्लास 10th का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर जो है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। हमने पहले ही बताया था कि हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन ये चैप्टर का नाम ज़रूर है, लेकिन आपके लिए एक गुड न्यूज़ क्या है कि ये जो एवोल्यूशन वाला पार्ट है ये हमारी CBSE ने हटा दिया है। तो एवोल्यूशन के बारे में हमें कुछ नहीं पढ़ना। हमने लास्ट क्लास में बेसिकली डिस्कस किया था मोनोहाइब्रिड क्रॉस से रिलेटेड चीज़ों के बारे में, जिसमें जीनोटिपिक और फिनोटिपिक रेशियो कैसे आ रहे थे, F1 जनरेशन कैसे सेल्फ क्रॉस कर रहा था, तो क्या क्या चेंजेस आए, ये सारी बातें हमने करके रखी है। आज हम बात करेंगे डाई हाइब्रिड क्रॉस से रिलेटेड चीज़ों के बारे में और साथ ही पढ़ेंगे सेक्स कैसे डिटरमाइन होता है, ह्यूमन बीइंग में सेक्स मेल है या फीमेल, ये कैसे डिटरमाइन होता है। ठीक है। डाई हाइब्रिड क्रॉस, मोनोहाइब्रिड क्रॉस में एक सिंगल ट्रेट को लेके चला गया था और यहाँ पे क्या हो रहा है, टू पेरेंट्स एंड टू पेयर्स ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स आर इन्वॉल्व। ठीक है, दो पेरेंट, ऑब्वियस सी बात है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो पेरेंट कितने होंगे, दो ही होंगे, एसेक्सुअल और सेक्सुअल में एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है, जबकि सेक्सुअल में आपके दो पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं, जबकि एसेक्सुअल में एक पेरेंट का इन्वॉल्वेशन होता है। तो पेरेंट तो दो है, नो डाउट, चीज़ें वही हैं, लेकिन मोनोहाइब्रिड क्रॉस में सिंगल कैरेक्टर को लिया गया था, एक ही कैरेक्टर था, यानी हाइट ऑफ द प्लांट या हाइट ऑफ स्टेम, टॉल या डार्क, लेकिन यहाँ पे एक कैरेक्टर नहीं, दो कैरेक्टर को लेके हम देखेंगे। ठीक है, अब वो दो कैरेक्टर क्या हैं, सपोज करो हमने क्या लिया, राउंड येलो, और दूसरा क्या लिया, राउंड का डोमिनेंट फॉर्म था राउंड और रिसेसिव फॉर्म क्या था, व्रिंकल्ड, और जो येलो था उसका रिसेसिव फॉर्म क्या था, सीड, ग्रीन। ठीक है, ये राउंड क्या था, सीड का शेप, और येलो क्या था, सीड का कलर। ठीक है, ये शेप है और ये कलर, सेम चीज यहाँ पे भी है। ठीक, सीड शेप क्या है, राउंड, और राउंड का रिसेसिव क्या था, व्रिंकल, सीड का कलर क्या था, बेसिकली अगर हमने बताया था जर्मिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है, जर्मिनेशन के लिए कौन सी सीड कलर अच्छी होती है, येलो कलर, तो बेसिकली येलो कलर क्या था, डोमिनेंट, और रिसेसिव क्या था, ग्रीन। अब ये चीज़ों में कैसे क्रॉसिंग ओवर हुई है वो हम देखेंगे। तो राउंड के लिए हम लेंगे क्या, कैपिटल आर, और येलो के लिए हम क्या लेंगे, कैपिटल वाई। हमने बताया था कैपिटल, और आप यहाँ पे चीज़ों को चेंज नहीं कर सकते। अगर डोमिनेंट आपने आर लिया है कैपिटल फॉर्म में, तो रेसेसिव फॉर्म में भी आर लोगे, लेकिन चेंज क्या होगा, स्मॉल लेटर। ठीक है, ग्रीन को आप जी से नहीं दिखा सकते, जी से दिखाओगे तो ये रूल के हिसाब से गलत है। यहाँ पे हम क्या लेंगे, स्मॉल वाई। ठीक है, यहाँ से क्या आ सकता है, गैमेट के फॉर्म में कैपिटल आर, और यहाँ से क्या आ सकता है, कैपिटल वाई। यहाँ से गैमेटिक फॉर्म में क्या आएगा, स्मॉल आर, और यहाँ से क्या आएगा, स्मॉल वाई। ठीक, अब इन चारों को आप लेके क्रॉसिंग कराओ, या तो क्या केसेस बनेंगे, ये दोनों एक साथ हैं, ये दोनों एक साथ हैं। ठीक है, अब चीज़ें क्या होंगी, कैपिटल आर उठाओ और कैपिटल वाई के साथ, तो एक तो यही बन रहा है आपका, एक चीज़ तो यही बन रहा है कि कैपिटल आर कैपिटल वाई। ठीक है, अब क्या होगा, कैपिटल आर किससे जुड़ जाएगा, स्मॉल वाई से। अब क्या होगा, कैपिटल आर का काम खत्म। अब ये सोचो आप कैपिटल आर स्मॉल आर से जुड़े नहीं, क्योंकि ये दोनों क्या है, शीट के शेप हैं, ये दोनों आपस में कंबाइन नहीं कर सकते। ठीक है, समझने जो मेन दिक्कत आती है बच्चों को वो यही आती है कि यहाँ पे हम क्यों नहीं आर से, स्मॉल आर से जोड़ें, स्मॉल आर से नहीं जोड़ सकते। क्यों नहीं जोड़ सकते, क्योंकि दोनों सेम ट्रेट के साथ हैं। ठीक है, दोनों जब सेम ट्रेट के साथ है तो कैसे जोड़ सकते हैं, वो भी सीट का शेप ही डिसाइड कर रहा है राउंड, और ये भी सीट का शेप ही है व्रिंकल, तो यहाँ पे कैसे आपस में कंबाइन होंगी। तो अगला क्या होगा, कैपिटल वाई और स्मॉल आर हो सकता है। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे भी स्मॉल आर को पहले, वाई को बाद में, और अगला क्या होगा, एक और पार्ट क्या बनेगा, स्मॉल आर यही वाला और स्मॉल वाई। इसको याद रखने का तरीका क्या है, कैपिटल आर कैपिटल वाई, लास्ट में कर दो स्मॉल आर स्मॉल वाई।
एक जगह कैपिटल आर स्मॉल वाई तो दूसरी जगह स्मॉल आर कैपिटल वाई। ये 4 तरह के गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा। अगर आप ये गैमेट्स का फॉर्मेशन कर ले रहे हो तो आपकी आधी चीज़ें क्या है, यहीं के यहीं सॉल्व। ठीक, अब हमें बस इसको पनेट स्क्वायर के फॉर्म में चीज़ों को रख के सॉल्व करना है। देखते हैं क्या हो रहा है। हमने क्या लिया था, राउंड लिया था, राउंड के साथ क्या कराया था, येलो को लिया था, दोनों ही क्या है, डोमिनेटिंग कैरेक्टर है। दूसरे साइड में क्या लिया था, व्रिंकल्ड, और व्रिंकल्ड के साथ क्या था, ग्रीन। ये दोनों ही क्या है, रिसेसिव कैरेक्टर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, राउंड को हमने आर आर लिखा था, येलो को हमने कैपिटल वाई लिखा था, व्रिंकल्ड के लिए स्मॉल आर और ग्रीन के लिए स्मॉल वाई। यहाँ से क्या आएगा, स्मॉल वाई, सिंपली यहाँ से क्या आएगा, स्मॉल आर। सिमिलरली यहाँ से क्या आएगा, कैपिटल वाई, और यहाँ से क्या आएगा, कैपिटल आर। अब हम क्या करेंगे, गैमेट्स का फॉर्मेशन। तो एक गैमेट तो यही बन रहा है, कैपिटल आर कैपिटल वाई। एक गैमेट क्या बनेगा, कैपिटल आर को उठाओ और स्मॉल वाई से कनेक्ट करो, कैपिटल आर स्मॉल वाई। अब ये आर को आर से हम नहीं जोड़ सकते, ठीक है, क्यों नहीं जोड़ सकते, हमने बताया अभी कि ये दोनों सेम ट्रेट के हैं, यानी दोनों ही क्या है, शीट के शेप को डिसाइड कर रहे हैं। तो उन दोनों ही जब सेम चीज़ कर रहे हैं तो कैसे आप जोड़ सकते हो वहाँ पे। अब हम क्या करेंगे, वाई को उठाएंगे, वाई को उठाएंगे पहले आर से जोड़ेंगे। ठीक है, क्या जुड़ेगा, स्मॉल आर कैपिटल वाई। अब वाई को जुट, अब बेसिकली ये तो अब वाई को वाई से नहीं जोड़ सकते, वो भी दोनों ही क्या है, दोनों ही सीट के कलर को डिसाइड कर रहे हैं, तो उनको नहीं जोड़ सकते। और एक गैमेट अकेला क्या बन रहा है, स्मॉल आर स्मॉल वाई। ये 4 तरह के गैमेट्स बन रहे हैं। अब इन 4 तरह के गैमेट्स से ही हमारा पूरा फंक्शन तैयार होगा। तो हमको बनाना है क्या, पनेट स्क्वायर। अब पनेट स्क्वायर बनाने का जो तरीका है वो मेनली एक जगह आपको मेल मानना है। मेल किधर मानते हैं, हॉरिजेंटल, और वर्टिकल के लिए फीमेल, ये चीज़ चलती है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको रखते जाना है कैपिटल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई। सिंपली जो चीज़ आपने ऊपर लिखी वही चीज़ आप नीचे भी लिख लो। ठीक, कैपिटल आर कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई। अब चीज़ों को क्रॉस करो, इन दोनों को क्रॉस करेंगे तो क्या मिलेगा, कैपिटल आर 2 बार, कैपिटल वाई, यही मिलेंगे। नेक्स्ट क्या मिलेगा, इसको उठाओ, इससे क्रॉस कराओ, कैपिटल आर कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, क्योंकि इसके पास स्मॉल है। अब इसको उठाओ, इससे कराइए, कैपिटल आर स्मॉल आर, और दोनों ही पास क्या है, कैपिटल वाई। सिमिलरली कैपिटल आर स्मॉल आर, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, दोनों की तरफ, एक तरफ कैपिटल वाई एक तरफ स्मॉल वाई। ये चीज़ें कैसे बनी, समझ में आया। हमने एक को उठाया, एक बार इससे कराया, एक बार इससे, एक बार इससे और एक बार इससे। ठीक, सिमिलरली इसका काम तो खत्म। अब इसका केस उठाएंगे, कैपिटल आर हो जाएगा कैपिटल वाई, लेकिन इसके पास क्या है, स्मॉल वाई। सिमिलरली कैपिटल आर स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई। ठीक, अब इसको उठाएंगे, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर, सॉरी दोनों ही तरफ क्या है, दोनों ही आर क्या है, स्मॉल, तो स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब इसकी चांस, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई। नेक्स्ट है स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, और लास्ट है स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई। ये है हमारा क्या, डाई हाइब्रिड क्रॉस के जो भी गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा उनका रिजल्ट। अब हम इनमें देखेंगे इनका फिनोटिपिक क्या कहता है, कैसे इनका फिजिकल अपीयरेंस होगा।
तो आप इनका फिजिकल अपीयरेंस बता सकते हो, क्या होगा इनका फिजिकल अपीयरेंस? कैपिटल आर है, कैपिटल आर क्या दिखा रहा था? राउंड, तो ये क्या है? राउंड, और साथ में क्या है? येलो, ठीक है। सेम केस यहां पे भी है, राउंड और येलो, ठीक। यहां पे क्या केस है? कैपिटल आर के साथ स्मॉल आर है, लेकिन हमने डोमिनेंट और रिसेसिव का पिछले टर्म में ही बात किया था, लास्ट लेक्चर में जब हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस बता रहे थे। तो यहाँ पे कैपिटल आर स्मॉल आर दोनों ही है, लेकिन हमारा डोमिनेंट क्या है? कैपिटल आर अगर प्रेजेंट है तो वही खुद को शो करेगा। डोमिनेंट रिसेसिव वाला जो है वो केस क्या होगा? वहीं का वहीं बेचारा दब जाएगा, वो अपने आप को शो कर ही नहीं पाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा? कैपिटल आर बेसिकली है, इसलिए क्या होगा? राउंड, दोनों ही कैपिटल वाई है, इसलिए क्या होगा? येलो। सेम केस यहाँ पे एक स्मॉल है एक कैपिटल है, तो कैपिटल आर अगर प्रेजेंट है तो राउंड, नो डाउट वो अपने आप को चेंज नहीं होने देगा। और यहाँ पे कैपिटल वाई स्मॉल वाई दोनों है, सेम केसेस होगा। डोमिनेंट वाला कैरेक्टर अगर है तो डोमिनेंट वाला ही शो होगा, यानी यहाँ पे भी केस क्या होगा? येलो। चीजें समझ में आई? नेक्स्ट देखेंगे राउंड और येलो, क्योंकि कैपिटल वाई के साथ स्मॉल वाई जरूर है, लेकिन डोमिनेंट वाला है इसलिए वही शो करेगा। यहाँ पे राउंड, लेकिन यहाँ पे अब एक चेंजेस आएगा, क्या? यहाँ पे दोनों ही स्मॉल वाई है, और स्मॉल वाई क्या दिखा रहा है? ग्रीन, ठीक है, ग्रीन। यहाँ पे क्या है? राउंड येलो, सेम चीज, राउंड येलो। यहाँ क्या है? राउंड, क्योंकि कैपिटल आर प्रेजेंट है और दोनों ही स्मॉल वाई है, इसलिए ग्रीन। सेम कंडीशन, राउंड येलो। यहाँ पे राउंड येलो, क्यों? क्योंकि वही चीज डोमिनेटिंग कैरेक्टर प्रेजेंट है। यहाँ पे देखोगे तो आप दोनों ही स्मॉल आ रहे हैं, तो दोनों ही स्मॉल आ रहे हैं, तो वो क्या बता रहा है? व्रिंकल्ड, व्रिंकल्ड। और कैपिटल वाई दोनों है, इसलिए दोनों कैपिटल वाई जब हैं तो येलो, डोमिनेटिंग कैरेक्टर है। यहाँ पे भी क्या है? व्रिंकल्ड येलो। यहाँ पे क्या हो रहा है? राउंड येलो, क्योंकि कैपिटल वाई है और कैपिटल आर भी प्रेजेंट है। यहाँ पे क्या है? राउंड तो है लेकिन येलो होगा नहीं, यहाँ पे स्मॉल वाई है, इसलिए क्या है? ग्रीन। यहाँ पे दोनों स्मॉल आ रहे हैं, इसलिए व्रिंकल्ड, और एक कैपिटल वाई है एक स्मॉल वाई है, डोमिनेटिंग कैपिटल वाई है इसलिए येलो। और नेक्स्ट है हमारा स्मॉल आर स्मॉल वाई, तो स्मॉल आर के लिए क्या है? व्रिंकल्ड, और स्मॉल वाई के लिए क्या है? ग्रीन। अब हमको इनको करना है क्या? काउंट, ठीक। अब आप काउंट करके अगर देखोगे, येलो ही लेके चलते हैं। राउंड येलो कितने हैं? 1 2 3 4, ठीक है, 4 यहां दिख गए, 5 6, ठीक है, 7 8, और यहाँ एक है क्या? 9। तो राउंड येलो कितने हो गए? राउंड येलो हो गया इज इक्वल टू 9। चीजें समझ में आ रही हैं? अब नेक्स्ट पार्ट हम देखेंगे किसका? ग्रीन का, ठीक है। राउंड ग्रीन कितने हैं? 1 2 और 3, बस यही तीनों दिख रहे हैं, इसके अलावा कहीं और दिख रहा है क्या राउंड ग्रीन? नहीं। राउंड ग्रीन इज इक्वल टू 3, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे क्या? अब हम देखेंगे व्रिंकल्ड येलो। व्रिंकल्ड येलो कितने हैं? 1, ठीक, 2 और 3, ठीक। इसके अलावा और कहीं दिख रहा है व्रिंकल्ड येलो? नहीं। तो व्रिंकल्ड येलो इज इक्वल टू 3।
और हमारा सिर्फ एक क्या दिख रहा है आपको, एक हमारा दिख रहा है व्रिंकल्ड ग्रीन। तो व्रिंकल्ड ग्रीन क्या है, इज इक्वल टू 1। ये है क्या, इनका फिजिकल अपीयरेंस, यानी ये देखने में किस कलर के और किस शेप के होंगे। तो इसीलिए इनको बोलते हैं क्या, फिनोटिपिक फिनोटिपिक रेशियो। फिनोटिपिक रेशियो क्या आएगा, 9:3:3:1। ये आ रहा है हमारा क्या, फिनोटिपिक रेशियो। अब आपको अगर प्रूफ चाहिए कि हमने जो भी रेशियो निकाला है वो सही है या गलत, ये पूरा टेबल काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 है बॉक्सेस, क्या इनका सम 16 आ रहा है? तो 9 3 12 12 3 15 15 1 16, इनका भी सम क्या आ रहा है 16। यानी हमने जो भी वेरिएशन निकाला है वो चीजें क्या है, सही है। किसके रिस्पेक्ट में, फिनोटिपिक के अपीयरेंस के रिस्पेक्ट में, ठीक है। अब हमने लिया क्या था स्टार्टिंग में, राउंड और येलो, साथ में क्या लिया था, व्रिंकल्ड और ग्रीन, यही दो कॉम्बिनेशन लिया था। लेकिन हमें नया कॉम्बिनेशन, राउंड येलो लिया, नो डाउट सही है, व्रिंकल्ड ग्रीन भी, लेकिन नया कॉम्बिनेशन क्या आया, राउंड ग्रीन और व्रिंकल्ड येलो का। यानी इस चीज से एक चीज और समझ में आई कि अगर हम किसी दो कैरेक्टर को साथ में लेके चल रहे हैं तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि वो दो कैरेक्टर हमेशा एक दूसरे के साथ ही रहे, वो जिसके मर्जी उसके साथ जाके रह सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर किसी दो पार्टनर है, ठीक है, या आपके दोस्त है, आपने उनको कोई ऐसे बाउंडेशन में नहीं रखा है कि नहीं तुम मेरे दोस्त हो तो सिर्फ मेरे ही रहो, ऐसा तो कोई लॉजिक नहीं होता, वो जिससे मर्जी उससे फ्रेंडशिप कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे भी कुछ ऐसे ही है कि हमने दो कैरेक्टर को भले ही साथ में रखा था लेकिन वो एक दूसरे से बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, यानी वो जिनके मर्जी जाके उनके साथ रहें। राउंड और येलो साथ में था, लेकिन राउंड वाला क्या हुआ, ग्रीन से भी कंबाइन किया, येलो वाला क्या हुआ, व्रिंकल से भी कंबाइन किया। यानी ये साथ साथ जरूर थे, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हमेशा ही ये साथ साथ रहें, आगे चल के इनको जिनके साथ कॉम्बिनेशन शो करना है उनके साथ ही कंबाइन होके रह सकते हैं। तो ये है हमारा क्या, डाई हाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। अब हम जो पढ़ेंगे वो इनका बेसिकली क्या इनके फीचर्स हैं, क्या हमें इस क्रॉस के थ्रू देखने को मिला। ऑब्जर्वेशन क्या मिली, व्हेन आर आर, यानी आर आर और वाई वाई क्या था, ये था राउंड और ये क्या था, येलो, वॉज क्रॉस्ड विथ स्मॉल आर स्मॉल वाई, यानी ये क्या था, व्रिंकल्ड, और एक क्या था, ग्रीन। इन F1 जनरेशन ऑल वर कैसे आए थे, कैपिटल आर से क्या आएगा, कैपिटल आर, और कैपिटल वाई से क्या आएगा, कैपिटल वाई, इधर से क्या आएगा, स्मॉल आर, और इधर से क्या आएगा, स्मॉल वाई। तो हमने इसी को क्या लिखा है, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। राउंड और येलो ही सारे शेड क्या हुए, शो। आपको याद होगा तो आपने मोनोहाइब्रिड जब क्रॉस किया था तो भी F1 जनरेशन में जो भी कैरेक्टर्स आए थे वो कैसे थे, डोमिनेटिंग कैरेक्टर, कैपिटल टी स्मॉल टी के ही फॉर्म में आए थे, याद है, पिछले लेक्चर में हमने बेसिकली बात किया था। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसे ही हो रहा है, हमने कैरेक्टर भले ही चेंज किया है लेकिन F1 जो भी F1 का जनरेशन आया है उसमें जो भी कैरेक्टर्स आए वो कैसे हैं, डोमिनेंट वाले टाइप के ही हैं। सेल्फ पॉलिनेशन ऑफ F1 प्लांट गेव parental phenotype and two mixture round green and wrinkled yellow are obtained in the ratio, ठीक है। दो नए रेशियो क्या मिले हैं, राउंड ग्रीन का और व्रिंकल्ड येलो का, इसलिए इनका फिनोटिपिक रेशियो जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, 9:3:3:1। ये है हमारा क्या, डाई हाइब्रिड क्रॉस का रिजल्ट। कंक्लूजन क्या निकल के आता है सामने, राउंड एंड येलो शीट ये क्या है, डोमिनेटिंग है, नो डाउट डोमिनेटिंग है, पता है हमें ये चीज। अकरेंस ऑफ न्यू फिनोटिपिक कॉम्बिनेशन, नया फिनोटिपिक क्या बना था, राउंड के साथ ग्रीन जुड़ा था और व्रिंकल्ड के साथ येलो आ गया था। शो दैट जीन्स फॉर राउंड एंड येलो सीड्स आर इनहेरिटेड इंडिपेंडेंटली टू ईच अदर, यानी एक दूसरे के लिए क्या है, बिल्कुल
इंडिपेंडेंट है, जिनकी मर्जी उनके साथ जाके ये जुड़ सकते हैं। ये एक दूसरे पे इनका कोई ऐसा बस नहीं है कि नहीं तुम मेरे से जुड़े हो तो लॉन्ग टाइम लाइफ लॉन्ग मेरे साथ ही जुड़ते रहो, नहीं, ऐसा कोई रूल नहीं है। ये जिनकी मर्जी उनके साथ जाके रह सकते हैं। हाउ डू दीज ट्रेट्स गेट एक्सप्रेस्ड? अब ये ट्रेट्स कैसे एक्सप्रेस्ड होते हैं वो हम पढ़ेंगे। तो बेसिकली सेलुलर डीएनए इज द इंफॉर्मेशन सोर्स फॉर मेकिंग प्रोटीन। सेलुलर डीएनए क्या करेगा? सेल के अंदर जो डीएनए है वो बनाएगा क्या? प्रोटीन। ठीक। इन द सेल अ सेक्शन ऑफ डीएनए दैट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन प्रोटीन इज कॉल्ड जीन फॉर द प्रोटीन। अब ये जो प्रोटीन बन रहा है ये तो एंड रिजल्ट है ना, लेकिन ये जो प्रोटीन का स्टेप है बनने का, ये स्टेप वाइज मैनर में चलता है। एंड रिजल्ट में तो नो डाउट जो उसको चाहिए वही मिल रहा है। डीएनए अगर प्रोटीन की मांग किया तो उसकी मांग पूरी होगी, प्रोटीन तो मिलेगा, लेकिन एक डायरेक्शन में नहीं। आप नॉर्मल कोई भी काम कराने जाओ, क्या सिंगल स्टेप प्रोसेस में होता है? नहीं, स्टेप वाइज चीजें चलती हैं। सेम इसी तरह यहाँ पे भी होगा। डीएनए को प्रोटीन चाहिए, उसने कहा है कि नहीं प्रोटीन बना के दो, तो प्रोटीन तो बनेगा, लेकिन एक स्टेप में नहीं, थोड़े 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 से स्टेप आगे बढ़ते रहेंगे। प्लांट हाइट कैन बी डिपेंडेंट ऑन द अमाउंट ऑफ पर्टिकुलर प्लांट हार्मोन। अब आप प्लांट को ह्यूमन से कनेक्ट करके देखो, क्या होगा? हमारी जो हाइट है, अगर हम ग्रोइंग एज में हैं, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, प्लांट के अंदर तो मेरिस्मेटिक टिश्यू पाई जाती है, ह्यूमन के अंदर तो ऐसा है नहीं कि हमारी लॉ ऑफ लाइफ जितने भी टाइम तक हम जिंदा है उतने टाइम तक हमारी हाइट बढ़ती रहे, ऐसा तो है नहीं। तो बेसिकली यहाँ पे भी क्या होगा? हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होते हैं हाइट के लिए, ठीक है, कुछ ना कुछ जीन्स भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं, लेकिन हार्मोन का भी बेसिकली रोल है हमारी लाइफ में। तो सेम प्लांट में भी ऐसा है, प्लांट की जो हाइट है उनमें भी हार्मोन्स, आपने पढ़ा है प्लांट हार्मोन्स के बारे में, या नहीं भी पढ़ा है तो हम नेक्स्ट जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, वहां पे बताएंगे प्लांट के में अंदर हार्मोन्स होते हैं। ठीक, अब उनको भी फंक्शन करना है, तो अमाउंट ऑफ द प्लांट हार्मोन मेड विल बी डिपेंड अपॉन द एफिशिएंसी ऑफ द प्रोसेस फॉर मेकिंग इट। जितने नंबर ऑफ हार्मोन्स बनेंगे, जितने अमाउंट में या जितनी क्वांटिटी में हार्मोन्स बनेंगे, उतना ज़्यादा वो उस ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। कम हार्मोन बने हैं, कम है उनकी क्वांटिटी, तो ग्रोथ ज़्यादा नहीं होगी क्योंकि है ही नहीं। अब ऑब्वियस सी बात है, आपको भूख लगी है बहुत ज़्यादा वाली, कि आपको अगर खाना दिया जाए तो आप 8-10 रोटी खा लो, लेकिन घर में रोटी सिर्फ 2 बची है तो वो 2 ही खा पाओगे, ठीक है। अब लॉजिक मत लगाना कि मार्केट चले जाएंगे, बाहर से कहीं मंगा लेंगे या खुद से बना लेंगे, नहीं। जो आपके घर में मान लो राशन पैसा सब कुछ खत्म है, तो आप क्या करोगे? तो जितना मिला है उसी में गुजारा करना पड़ेगा। तो सेम प्लांट के भी साथ यही केस हुआ है कि प्लांट के पास जितने हार्मोन था उतने ही हार्मोन का यूज करके वो जितनी हाइट ले सकता है उतनी हाइट लेगा, ठीक। देयरफॉर जीन्स कंट्रोल कैरेक्टर्स और ट्रेट्स, इसीलिए कहा गया है कि ट्रेट्स और कैरेक्टर को कौन कंट्रोल करता है? जीन। अब ऑब्वियस सी बात है, आपने देखा भी होगा कि आपके अगर घर में मम्मी पापा की हाइट अच्छी है, ठीक है, या कभी कभी ऐसा भी होता है कि माँ बाप जो होते हैं शॉर्ट हाइटेड होते हैं, लेकिन बच्चे जो होते हैं काफ़ी लंबे होते हैं। होता है ऐसा क्यों? क्योंकि उनका वो जीन प्रेजेंट है, वो एक जनरेशन से तो जीन आया नहीं है, पहले भी कई सारे जनरेशन का जीन उनके पास डिपॉजिट मैनर में रहता है। अब डोमिनेंट और रिसेसिव वाला वहाँ पे भी खेल होता है कि क्या पता वो हमारी जनरेशन में आते आते रिसेसिव वाला कैरेक्टर शो हो जाए, इसलिए हम लंबे लंबे से दिख रहे हैं। तो बेसिकली यहाँ पे जो चीज़ें हो रही है वो कुछ ऐसी हो रही है कि सारे के सारे कैरेक्टर्स किनके हाथ में है? जीन के हाथ में। क्या चीज़ होने वाला है ये कौन डिसाइड करने वाला है? जीन। डीएनए ने बोला कि उसको प्रोटीन चाहिए, तो प्रोटीन कौन बना के देगा? जो भी एंजाइम्स होंगे वो प्रोटीन का फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। अब कितने ज़्यादा कितने अमाउंट में प्रोटीन बन रहा है, ये बेसिकली जब भी बनेगा वो प्लांट की हाइट देख के समझ में आ जाएगा कि अगर ज़्यादा बना होगा तो हाइट काफ़ी अच्छी होगी, कम बना होगा तो हाइट कम ही होगी। सेक्स डिटर्मिनेशन, ये हमारे इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, जो है हमारा सेक्स डिटरमिनेंट फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन इन्वायरमेंटल, ठीक है। जो भी फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए, उनमें नंबर 1 आता है हमारा इन्वायरमेंटल फैक्टर। तो इन्वायरमेंटल फैक्टर में क्या है? इन सम एनिमल्स
द टेम्परेचर एट विच fertilized egg are kept determine whether the animals developing in the egg will be male or female. सोचो कितनी अच्छी बात है, कितने टेम्परेचर पे वो एग जो है वो रखा गया है, ठीक है, टेम्परेचर ज़्यादा है, टेम्परेचर कम है, इससे ही डिसाइड होगा कि जो अंदर बेबी होगा वो क्या होगा, मेल होगा या फीमेल. ह्यूमन के केस की बात हमने नहीं की है, ठीक है, कुछ ऑर्गेनिज्म में ऐसा देखा गया, कुछ एनिमल्स में ऐसा देखा गया. एग्जाम्पल के केस पे आप ले सकते हो टर्टल का. टर्टल में ऐसी चीज़ें होती हैं कि जो रेंज ऑफ टेम्परेचर है वो डिसाइड करते हैं कि जो अंदर बेबी है वो क्या है, मेल है या फीमेल है. लेकिन हमारी बॉडी में क्या ऐसा होता है, रेंज ऑफ टेम्परेचर डिसाइड होते हैं? नहीं, हम तो बिल्कुल अलग है. तो हमारे साथ क्या होता है, हमारे अंदर पाया जाता है सेक्स क्रोमोसोम. टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने पेयर हैं, 23 पेयर है, ठीक. 23 पेयर में से जो एक पेयर है वो हमारा कहलाता है क्या, सेक्स क्रोमोसोम, और बाकी जो पेयर है उनको हम कहते हैं ऑटोसोम्स. ये चीज़ें याद रखना. हम क्या कह रहे हैं कि हमारे पास 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, लेकिन इन 23 पेयर्स में से क्या है, 22 पेयर कहलाते हैं क्या, ऑटोसोम्स, और एक पेयर क्या कहलाता है, 1 पेयर इज सेक्स क्रोमोसोम. यानी बेसिकली ये 1 पेयर ही डिसाइड करेगा कि आने वाले जो बेबी हैं वो क्या है, मेल है या फीमेल है, ठीक. The sex chromosome, the sex of the individual is largely genetically determined in some animals. The genes inherited from our parent decide whether we boy or girls. ठीक है, जो भी जीन इनहेरिटेड हो रहा है नेक्स्ट जनरेशन में वो डिसाइड करेगा कि आने वाला जो बेबी है वो बॉय है या गर्ल है. The gender of individual is determined by a pair of sex chromosome. अभी हमने बताया कि जेंडर को कौन डिसाइड करता है, सेक्स क्रोमोसोम. अब ह्यूमन के केस में XX क्या है, फीमेल, और XY क्या है, मेल, ठीक है. अब ये चीज़ें कैसे होती हैं वो हम समझते हैं. अब अगर फीमेल है तो फीमेल के अंदर क्रोमोसोम क्या पाया जा रहा है, फीमेल के अंदर पाया जाएगा क्रोमोसोम X और X. और अगर मेल है, मेल के अंदर क्या पाया जाएगा, X और Y, ठीक है. ये चीज़ तो समझ में आ गई, आधे से ज़्यादा बच्चों को ये याद भी होगा, ठीक है. XX है तो ह्यूमन के केस में फीमेल होती है, और XY है तो ह्यूमन के केस में मेल होता है. अब ये जो बॉडी है ये क्या है, डिप्लॉयड फॉर्म में, यानी हमारी जो बॉडी है हम फीमेल कैसे हैं, XX हमारे अंदर पाया जा रहा है, XX क्रोमोसोम पाया जा रहा है, इसलिए हम फीमेल हैं. लेकिन हमारे जो गैमेट्स हैं वो डिप्लॉयड फॉर्म में नहीं होते, वो हैप्लॉयड फॉर्म में होते हैं. तो बेसिकली ये XX से किस में चेंज होगा, इनके पास से तो ये X ही आ सकता है. बाय द प्रोसेस ऑफ मियोसिस. याद कैसे रखेंगे, मियोसिस को ये कहते हैं हम क्या, मियोसिस को हम कहते हैं रिडक्शनल डिवीजन, रिडक्शनल डिवीजन, ठीक है. और एक डिवीजन आप पढ़ोगे माइटोसिस. चीज़ों को यहीं पे सॉल्व कर लेंगे हम, क्या है इन दोनों का मतलब वो समझ लेंगे. इक्वेशनल डिवीजन, ठीक है. अब आपको अगर चोट लगी है, ठीक, कट लग गया है, उस टाइम के बाद वहाँ की सेल्स जो होती है अपने आप खुद को मैनेज कर लेते हैं, चीज़ें अपने आप, हमारे जो भी चोट जो भी घाव है वो अपने आप भर जाते हैं, ठीक, क्योंकि वहाँ की सेल डिवाइड करके उस चीज़ को भर देती हैं. तो यहाँ पे कौन सा डिवीज़न हुआ, क्या सारे, रिडक्शन का मतलब क्या है, कमी होना, किस चीज़ की कमी, क्रोमोसोम की कमी, ठीक है. अब यहाँ पे जो चोट लगा, क्या यहाँ पे रिडक्शनल डिवीज़न होगा या इक्वेशनल डिवीज़न होगा. तो आप खुद सोचो, यहाँ पे अगर सारे सेल्स के पास अलग अलग क्रोमोसोम के नंबर होंगे तो ऑब्वियस सी बात है दिक्कतें आएंगी. तो यहाँ पे कौन सा डिवीज़न होगा, माइटोसिस, इक्वेशनल डिवीज़न, मतलब सारे सेल के पास इक्वल अमाउंट ऑफ ही क्रोमोसोम नंबर होंगे. लेकिन हमारे जो गैमेट्स हैं वो गैमेट्स हाफ हो रहे हैं, रिडक्शन हो रहा है उनका, और रिडक्शन का काम कौन सा डिवीज़न करता है, मियोसिस.
सेम कंडीशन यहाँ पे भी होगी, लेकिन मेल के पास एक्स और वाई दोनों हैं, तो कौन सा आएगा कौन सा नहीं, आने के चांसेस दोनों के हैं। एक्स भी आ सकता है और वाई भी आ सकता है, दोनों के ही चांसेस हैं, ये तो कोई रूल नहीं है। अब अगर मेल के एक्स और फीमेल के एक्स आपस में फ्यूज करेंगे तो बेबी क्या होगी, फीमेल। अगर फीमेल के साथ से तो एक्स ही आ रहा है, ठीक है, वहां पे तो दोनों एक्स था तो एक्स ही आना था, कोई वो नहीं था। अगर मेल का वाई और फीमेल का एक्स आपस में फ्यूज किए तो एक्स और वाई यानी क्या बनेगा, मेल बनेगा। तो बेसिकली यहाँ पे हमारे एनसीईआरटी में एक लाइन दी गई है कि बेबी का जेंडर मेल है या फीमेल है, ये किसके डिसाइडेशन से होगा, तो ये मेल पार्टनर के जो भी क्रोमोसोम आएंगे, एक्स आ रहा है या वाई, वो डिसाइड करता है, क्योंकि फीमेल तो बेचारी उसके अंदर से तो सिर्फ एक ही आ रहा है। आपको शायद ये बात पता हो या ना पता हो, या कहीं ना कहीं से आपने सुना होगा कि पहले के केसेस में, आज भी इनफैक्ट देखा गया, लड़कियों के पैदा होने पे लोग बहुत ज़्यादा खुश नहीं होते। आज भी हमारी जो सोसाइटी वो मेल डोमिनेटिंग कैरेक्टर लेके चलती है कि नहीं, घर में लड़का है तब तो सब कुछ ठीक है, भले लड़की ना हो नो डाउट, वहाँ पे सब चलेगा, चिल रहते हैं लोग, लेकिन घर में सिर्फ लड़कियाँ हैं, लड़के नहीं पैदा हुए हैं, तो लोगों का मुंह बना होता है कि हमारी जो कहते हैं ना जनरेशन आगे कौन बढ़ाएगा, वो वाला हिसाब चलने लगता है। तो पहले ऐसे बहुत सारे केसेस होते थे कि फीमेल फेटिसाइड, जो आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा है, वो वाली जो प्रॉब्लम होती थी कि बेबी अगर पता चल जाता था पहले से कि वॉर्म में बेबी गर्ल है, तो लोग उसको पहले ही से अबॉर्ट करा देते थे। तो ये सारी उसके लिए जिम्मेदारी किसको मानी जाती थी, फीमेल को। क्यों, क्योंकि बच्चे वो पैदा करिए। अरे बच्चे वो पैदा करिए, लेकिन उसके अकेले के हाथ में तो है नहीं, मेल पार्टनर के भी क्रोमोसोम नंबर डिसाइड करेंगे, तो फीमेल से जो आने वाला है वो तो एक्स ही आने वाला है, क्योंकि फीमेल के पास सिर्फ और सिर्फ एक्स क्रोमोसोम है। लेकिन मेल से एक्स भी आ सकता है, वाई भी आ सकता है। मेल का अगर एक्स आया है तो बच्चा क्या होगा, फीमेल होगी, और मेल का अगर वाई क्रोमोसोम प्रेजेंट है तो